पिछली बार हम हिमालय के राज्यों के समग्र विकास की दृष्टि से आप पृथक एक मंत्रालय बनाने के लिए संकल्प लाए थे और श्रीमान मैं आभारी हूं इस सदन का, इस सभा का, जिसमें लगभग 15 राज्यों के 18 सांसदगण ने उस प्रस्ताव पर अपनी भावना व्यक्त की थी और हिमालय क्योंकि देश और दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन राज्यों के लिए अलग से मंत्रालय के गठन पर अपनी सहमति दी थी। श्रीमान, जब तक मंत्रालय गठित होता है तब तक एक अलग सा हिल काउंसिल पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए, हिमालयी राज्यों के विकास के लिए हो। इस दृष्टि से ये विधेयक इस सदन में श्रीमान हमने प्रस्तुत किया है। श्रीमान, इस सभा ने ये महसूस किया है कि हिमालय का अपना अलग भूगोल, पारिस्थितिकी और पर्यावरण तंत्र है। इसकी पृथक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू है और इस सब के बारे में हमें शिद्दत से, पूरी गंभीरता से लेना होगा। श्रीमान, इसी सभा में यही भी जरूरत महसूस हुई थी श्रीमान कि समुचित नियोजन और रणनीति के विकास के अभाव में पूरा हिमालयी क्षेत्र निराशा और असंतोष की स्थिति से गुजर रहा है, जो राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। श्रीमान, 22 सालों के बाद भी कासिम आयोग की सिफारिश ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। हिमालय में पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन का निश्चित ही मारक असर है। पर्वतवासियों के जीवित रहने के लिए हिमालय का संरक्षण बहुत जरूरी है। वस्तुतः ऐसे मध्यमान की आवश्यकता है जो भौतिक उन्नति और अल्पकालिक सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों को तिलांजलि देकर प्रकृति और मनुष्य हित में दीर्घकालिक फायदों पर ध्यान केंद्रित कर सके श्रीमान। और इसका माध्यम श्रीमान विज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ साथ अनुशासन, मानवीय समर्पण और स्थानीय संसाधनों के व्यवस्थित उपयोग पर दृढ़ इच्छा शक्ति ही हो सकती है। और श्रीमान, ये तभी संभव हो सकता है जब इसके लिए अलग से नीति निर्धारण के लिए एक अलग से काउंसिल बने। श्रीमान, यदि मैं मोटा यदि हिमालय के बारे में श्रीमान चर्चा करूं तो हिमालयी अफवाह, ये हिमालय जो विश्व का, एशिया का वाटर टावर है श्रीमान। यदि इसके मोटे तरीके से देखा जाए श्रीमान तो स्वीडन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक मालिक फाल्कन मार्क ने जल संसाधनों पर दबाव के सांकेतिक विकास करते समय जो बताया था, प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता 1700 मीटर क्यूब से नीचे जाती है तो क्षेत्र में जल आपूर्ति की समस्या होगी, और अगर यह उपलब्धता 1000 मीटर क्यूब से कम होती है तो न केवल क्षेत्र और देश बल्कि इसकी गंभीर समस्या पूरे विश्व में होगी। यदि मोटे तरीके से श्रीमान मैं देखूं तो 1951 में ये क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति वर्ष का था 5177, ये फिर 2001 में हो गए 1869 और 2005 में श्रीमान 1341 हो गए, जिसकी संभावना 2050 में 1140 स्थिति है। श्रीमान, यदि ये देखा जाए तो निकट भविष्य में सारे विश्व में ये जल पर युद्ध होने वाला है। यदि अगला विश्व युद्ध होगा तो जल की स्थितियों पर होने वाला है। राजस्थान, गुजरात के कुछ क्षेत्रों में तो ये सांकेतिक 200 से 800 मीटर क्यूबिक तक है और विश्व में 1.3 मिलियन जनसंख्या श्रीमान, यानी कि विश्व का 20% जो जनसंख्या है वो हिमालय पर आधारित है श्रीमान। हिमालय की जो श्रृंखला में है वो 19 से भी अधिक प्रमुख नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र और सिंधु सबसे बड़ी है। दोनों में से प्रत्येक का पर्वतों में 2,59,000 वर्ग किलोमीटर विस्तृत जल संग्रह वेशन है। और अन्य नदियों में भी देखेंगे श्रीमान तो झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, सिंधु है। ये उसी तंत्र की हैं जिनका जो है 2,17,560 वर्ग किलोमीटर है। और यदि देखेंगे तो तीस्ता, रैदक और मानसूना ब्रह्मपुत्र तंत्र की जो 1,83,890 वर्ग किलोमीटर को अपवाहित करती हैं। श्रीमान, यदि हिम नदों की संख्या देखी जाए तो गंगा में अकेले 6,694, ब्रह्मपुत्र में 4,366, इंडस में 5,097, 16,117 ऐसे हिमखंड हैं जो लगातार पीछे जा रहे हैं। इससे बहुत बड़ी समस्या इस राष्ट्र को होने वाली है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। 8,60,00,000 क्यूबिक मीटर जल की आपूर्ति करता है हिमालय श्रीमान, और वो कुल मिलाकर के देखा जाए
तो 67% हिमनद पीछे खिसक रहे हैं। अकेला उत्तराखंड में गंगा, यमुना, भागीरथी और अलकनंदा बेसिन में 900 ग्लेशियर हिमनद हैं। श्रीमान, मैं ये समझता हूं कि 73% टोटल हिमालय का जो क्षेत्र है वो भारत भू पर है और इसलिए इस हिमालय की चिंता बहुत जरूरी है। श्रीमान, मैं जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में था तब हमने हिमनद विकास प्राधिकरण बनाया था। हमने स्पर्श गंगा बोर्ड भी बनाया था इन नदियों और उसमें आने वाली जल धाराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए। मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं श्रीमान कि ये किसी एक राज्य और केवल ये पर्वतीय हिमालयी 11 राज्यों का विषय नहीं है, ये देश का विषय है, ये पूरी दुनिया का विषय है श्रीमान। इसलिए इस क्षेत्र को बहुत जरूरी है कि यहाँ शिक्षा और कौशल का विकास किया जाए, हिमालय की आवश्यकता के अनुसार वहाँ के पाठ्यक्रम बनाए जाएं, यहाँ के इंजीनियर, प्रशासक और सामाजिक वैज्ञानिकों के एक विशेष किस्म का प्रशिक्षण देने की जरूरत है श्रीमान। ये काम मानव संसाधन के विकास के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि मैं सरकार का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने हिमालय अध्ययन संस्थान की स्थापना की घोषणा की। मुझे भरोसा है कि यहाँ की जैव विविधता, बागवानी, जल विद्युती, यांत्रिकी, भूगर्भ विज्ञान, पारिस्थितिकी, शिक्षा, शोध पर तमाम पर उच्च काम होगा और वो सारे विश्व के मार्गदर्शन में आएगा। श्रीमान, यदि देखा जाए मौसम परिवर्तन पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और ये मौसम परिवर्तन का जो मूल कारण है श्रीमान उस पर किसी का गौर नहीं जा रहा है। वर्ष 2000 से 2010 के बीच विश्व ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 60% की वृद्धि हुई है श्रीमान। ये बहुत चौंकाने वाला है। मैं ये समझता हूं श्रीमान, भारत ने यदि वचनबद्धता की है कि वो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को किसी कीमत पर बढ़ने नहीं देगा तो उसके वैकल्पिक विचार भी तो करने होंगे श्रीमान। जलवायु परिवर्तन का खतरा एक गंभीर विश्व की चुनौती है श्रीमान। वैज्ञानिक इस बात पर एकमत हैं कि जलवायु परिवर्तन में असंदिग्धता है और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं उसके लिए हिमालय बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव कम करने के लिए आपदा प्रबंधन करना होगा, कृषकों को बीमा सहायता करनी पड़ेगी, कृषि भूमि का उपयोग करना पड़ेगा, उसका प्रबंधन करना पड़ेगा, संसाधन संरक्षण, प्रौद्योगिकी का विकास जरूरी है, वन संबंधी योजना और कार्यक्रमों का विकास, जल उपयोग और उसका मापन और जल उपयोग प्रबंधन की नीति में सुधार की जरूरत होगी श्रीमान। ये तभी संभव हो सकता है श्रीमान जब हिमालय का आप अलग से एक काउंसिल बनाने का अनुमति देंगे। श्रीमान, देखा जाए तो आज दुनिया का आदमी अंदर से खोखला हो गया है, उसमें अंदर की क्षमता कम होती जा रही है और इसलिए ऐसी स्थिति में प्राकृतिक तरीके से उत्पादित उत्पादकों की जरूरत है पूरे देश में और पूरी दुनिया में। यदि इस पर ध्यान केंद्रित कर दिया होता है हिमालय की इस बेल्ट पर टोटली, तो मैं समझता हूं श्रीमान एक अध्ययन के तहत 6240 अरब रुपए का मार्केट है श्रीमान पूरी दुनिया में। 6240 अरब रुपए की मार्केट केवल प्राकृतिक तरीके से ये जो फूड है, ये जो ऑर्गेनिक फूड है, इसकी मार्केट है। और कृषि की भी प्रतिशत श्रीमान, ऑर्गेनिक कृषि जो है 2010 से 15 तक 22.3% का बढ़ा हुआ माप है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं श्रीमान, चाहे पुष्प का उत्पादन हो जो 2015 तक 30% की गति से बढ़ रहा है और इसका 8000 करोड़ रुपए का मार्केट है श्रीमान। अकेला यदि इस हिमालय की बेल्ट का ठीक से नियोजन हो और उसका व्यवस्थित दोहन हो और प्रकृति के संरक्षण में उसका काम हो तो बहुत कुछ हो सकता है। जड़ी बूटियों का श्रीमान अंतरराष्ट्रीय बाजार में $6.2 बिलियन अर्थात 360 अरब रुपए का अकेली जड़ी बूटियों का व्यवसाय हो सकता है। भारत में आयुष उत्पादन बढ़ सकता है और अब वर्तमान में संभवतः 900 करोड़ का ये है। भारतीय वनों से कुल राजस्व की प्राप्ति $65 बिलियन 3900 अरब रुपए है श्रीमान। और यदि देखा जाए तो ये वन क्षेत्र 65% वन क्षेत्र अकेले हिमालयी क्षेत्र में है। टोटल देश का 24% है, जबकि हिमालय के जो 8 राज्य हैं जिसमें कि और क्षेत्र भी हैं, अकेले 65 से 70% वन क्षेत्र है। इसलिए मेरा अनुरोध है श्रीमान कि वहां की जो हिमालय की जो 70% क्षेत्र है वो कृषि पर आधारित है और जो हिमालय के क्षेत्र में ये जो कृषि है
इसको कुछ ऐसी विशेष रूप में किया जाए कि कम उत्पादन, न्यूनतम लागत, पर्याप्त सिंचाई, पारंपरिक खेती, अलाभकारी छोटे बड़े खेत, अनाज आधारित, ये बागवानी की दिशा में भी निश्चित रूप में करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे पुष्पों का उत्पादन होता है जो 6 महीने तक मुरझा नहीं सकते हैं। ऐसे पुष्पों का उत्पादन हो सकता है जिसमें सुगंध है। बेमौसमी सब्जियों की वहां बहुत बड़ी तादाद में उत्पादन हो सकता है श्रीमान। इसलिए बागवानी है, बेमौसमी सब्जी है, अब पुष्पों के उत्पादन की कोई नीति बने, यह भी तभी संभव है श्रीमान जब अलग से नीति हो। और इसका एक उदाहरण है श्रीमान, भारत सरकार में पूर्वोत्तर में नागालैंड में श्रीमान सब्जी ग्रामों की स्थापना की। आज उनकी स्थिति है श्रीमान 25 से 50 लाख रुपया प्रति किसान प्रति वर्ष उत्पादन कर रहा है, और ये एक मॉडल है श्रीमान। इसलिए ये सारे हिमालय के लिए यदि इस दिशा में बढ़ता ये एक नीति निर्धारक होता तो इससे पूरे न केवल हिमालय राज्यों का भला होगा, देश का होगा, दुनिया का होगा। पर्यटन के क्षेत्र में भी श्रीमान यदि जम्मू कश्मीर से और उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तराखंड की धरती को देखा जाए तो ये धरती का स्वर्ग है। तमाम स्विट्जरलैंड हमारी इस धरती में समाये हुए हैं श्रीमान, लेकिन उसका व्यवस्थित उपयोग कभी नहीं हो सका। पर्यटन देश के 3.9 करोड़ नौकरियों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सृजन करता है श्रीमान। ये पर्यटन को ही यदि बढ़ावा दिया जाए, व्यवस्थित किया जाए तो करोड़ों करोड़ों नौजवानों को नौकरी भी दी जा सकती है और अर्थ भी पैदा किया जा सकता है। भारतीय जीडीपी का श्रीमान 6.6% केवल पर्यटन से आज भी आता है। मेडिकल टूरिज्म से 2000 करोड़ डॉलर यानी 12,000 करोड़ रुपया केवल मेडिकल टूरिज्म से आज आता है। यदि इसको बढ़ाया जाए तो कितना गुना बढ़ सकता है। लगभग 70 लाख विदेशी लोग अभी भारत में इस तरीके के आते हैं श्रीमान, और विश्व पर्यटन उद्योग में हमारी प्राप्त 1.59% है, जो विश्व में 42वें स्थान पर है श्रीमान, जो विश्व में नंबर 1 स्थान पर होना चाहिए। मैं उत्तराखंड से आता हूं श्रीमान, उत्तराखंड को धरती का स्वर्ग कहते हैं। पूरी प्रकृति ने बेशुमार सौंदर्य बिखेरा है, जिधर ही देखता है आदमी उधर ही उसका मन मोहित होता है। और मैंने कहा कि पूरी घाटी को देख लिया जाए, हम आज 42वें स्थान पर हैं। केवल और केवल हिमालय की ठीक नीति न बनने के कारण आज हम 42वें स्थान पर जाकर के खड़े हैं। ऐसे ही उद्योग धंधों के विकास के संवर्धन में है श्रीमान जड़ी बूटियां, जब हमारे पास जीवन दायनी जड़ी बूटियां हैं, संजीवनी है, कि क्यों भटक रहे हैं श्रीमान। आज चीन से हम अरबों खरबों रुपए की दवाइयों को इधर ला रहे हैं और हम दोहरी मार खा रहे हैं। यहां तो हमारे नौजवान, हमारी महिलाएं, हमारे गांव का व्यक्ति पलायन कर रहा है, जहां उसको जड़ी बूटियों के आधार पर उसको वहां रोकना चाहिए था। ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां श्रीमान आज भी हमारे पास हैं, और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं श्रीमान, ये तभी संभव है, ऐसा नहीं। परिस्थितियां अनुकूल हैं, संभावनाएं असीम है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की है, और वो परिवर्तन ये कि इसका नियोजन कैसे किया जाए, नीतियां कैसी बनाई जाएं, इस पर ज्यादा जरूरी है श्रीमान। देखिए, आपदा प्रबंधन के रूप में श्रीमान आज यदि केदारनाथ की आपदा को देखेंगे, 24,000 25,000 से भी अधिक लोग हताहत हुए हैं। देश के 24 राज्यों के और दुनिया के लगभग तमाम देशों के लोग हताहत हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं कि चाहे वो उत्तराखंड की दैवीय आपदा हो और चाहे जम्मू कश्मीर श्रीनगर की आई है, हजारों लोग हताहत होते हैं श्रीमान। नीति के अभाव में ये सब कुछ हो रहा है। जल संवर्धन के ठीक नीति न होना और डॉपलर रडार जैसे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में न मिलना, इसलिए मैं समझता हूं कि यह बहुत जरूरी है कि हम आपदा का प्रबंधन करें। बाढ़, भूस्खलन, वनाग्नि, भूकंप, भू संरक्षण, और 90% आग मानव निर्मित कारणों से होती है, उसमें भी उसको जागरूक कर सकते हैं। हिम नदों का गंगोत्री 17.5 मीटर, मिलम 13.3 मीटर प्रतिवर्ष, पिंडर 23.5 मीटर, और डोकरियानी 17.0, वार्षिंगी 43.3%। ये लगभग यदि श्रीमान देखें तो ये जो ग्लेशियरों के पीछे जाने की जिस गतिशीलता से जा रहे हैं, ये श्रीमान ये केवल हिमालय बेल्ट के लोगों की चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। ये चिंता का विषय पूरे देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का होना चाहिए। जिस दिन हिमालय थोड़ा भी अंगड़ाई लेगा, सारा विश्व संकट में खड़ा होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं श्रीमान कि ये जो डॉपलर रडार हो,
और ये जो प्रबंधन की जो है आपदा प्रबंधन की अलग से नीति राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाए, आपदा प्रबंधन फोर्स को हर स्थान पर भेजा जाए ताकि इस जो देश की दो दो विदेशी, तीन तीन विदेशी, चाचा विदेशी सीमाओं से जुड़े ये क्षेत्र हैं, ये देश की सामरिक एकता और अखंडता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमान, यदि देखा जाए तो चाहे जलमार्ग हो चाहे रज्जु मार्ग हो, श्रीमान, वो जो सामरिक मार्गों का निर्माण और उसका रखरखाव, उस पर भी कभी चिंता नहीं रही है। संपूर्ण देश में मात्र 3 मार्ग से ही हिमालयी अफवाह में 891 किलोमीटर केवल जलमार्ग है। श्रीमान, अकेला हिमालय का जो क्षेत्र है 891 किलोमीटर का जलमार्ग सिर्फ यही होता है श्रीमान, जो डुबरी और ब्रह्मपुत्र में, सादिया, डुबरी और ब्रह्मपुत्र में, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो श्रीमान, और तमाम हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, इसमें रोपवे की विकसित करने की जरूरत है। मुझे अच्छा लगा आदरणीय नितिन गडकरी जी जब उत्तराखंड के प्रवास पे आए थे तब उन्होंने इस बात की चिंता की थी कि बजाय पर्वतीय क्षेत्रों को खोदने के, उसमें बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने के, रज्जु मार्गों का निर्माण हो, उससे हमारा पर्यावरण भी संरक्षित होगा और वो आवागमन भी जो है ठीक होगा। श्रीमान, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि पर्यावरण की दृष्टि से हिमालय परिस्थिति की संवेदनशीलता और वन्य जीवन को संरक्षण जल मार्गों रोपवे से निश्चित रूप में मिल सकता है। उससे एक बहुत बड़ी वन्य जंतु का भी संरक्षण होगा, लोगों की आर्थिकी भी बढ़ेगी, समय भी श्रीमान कम होगा और पर्यावरण का भी संरक्षण होगा। श्रीमान, जैव विविधता को यदि देखें श्रीमान, तो ये तो चौंकाने वाले, पूरे विश्व में जैव विविधता की दिशा में हिमालय पूरे विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यदि सारे विश्व में श्रीमान जो भूभाग है 2,38,07,590 वर्ग किलोमीटर के इस पूरे भूभाग में श्रीमान 4 ही स्थान सारे विश्व में जैव विविधता के लिए हैं, जिसमें हिमालय नंबर 1 पे है सारे विश्व में जैव विविधता के लिए। लेकिन आज तक कभी भारत सरकार ने उसका उपयोग ही नहीं किया, कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर सारे विश्व में हमारे पास एक बहुत बड़ी संपदा है जैव विविधता की, इसका हम किस तरीके से उपयोग कर सकें। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं श्रीमान, क्योंकि कभी उस ओर ध्यान नहीं गया, दृष्टि नहीं गई, विचार नहीं हुआ, गंभीरता से कभी सोचा नहीं गया। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस समय आदरणीय मोदी जी की सरकार है, वो हिमालय के प्रति समर्पित हैं। उन्होंने तब भी कहा था गंगा पुत्र के नाम से उनको अब जाना जा रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि उस हिमालय का व्यवस्थित और अच्छे तरीके से विकास होगा। इसलिए जैव विविधता के लिए भी संपूर्ण विश्व का 130 करोड़ लोग हिमालय के संसाधनों और अफवाह पर निर्भर हैं। विश्व के यदि 130 करोड़ लोग केवल इस पर निर्भर है, हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण विषय श्रीमान। पूर्वी हिमालय का जो क्षेत्र 7,000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियां तथा 175 स्तनधारी और 500 पक्षियों की प्रजातियां केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। इससे बड़ी विविधता कहीं दुनिया में हो नहीं सकती श्रीमान। इसलिए मेरी जो चिंता है और उसी चिंता को लेकर के श्रीमान मैं जहां एक संकल्प लाया था कि अलग मंत्रालय का गठन होना चाहिए, जब तक उस मंत्रालय का गठन होता है श्रीमान तब तक निश्चित रूप में एक ऐसी काउंसिल होनी चाहिए जो नीति बनाए और नीति का नियोजन करे। श्रीमान, यदि वन क्षेत्र में मैं देखूं तो टोटल अकेले हिमाचल में 14,683, जम्मू कश्मीर में 22,538 और उत्तराखंड में 24,508 वर्ग किलोमीटर, और हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जितने भी, उसमें 65% वनों से आच्छादित है। इसका भी व्यवस्थित उपयोग नहीं हुआ। श्रीमान, मैं ये भी कहना चाहता हूं, भारत को पर्यावरण से होने वाला जो नुकसान है श्रीमान 8 अरब डॉलर का है श्रीमान, 8 अरब डॉलर का केवल पर्यावरण से नुकसान है, और जिसमें जो जीडीपी का 5.7% है। ये चौंकाने वाला तथ्य है श्रीमान। इस ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। वन और पेड़ों का फैलाव और उसका बढ़ाना श्रीमान वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके जलवायु परिवर्तन का काम करेगा, धरती की उष्णता को कम करेगा, जिस धरती की उष्णता को लेकर के पूरी दुनिया में एयर कंडीशन बंगलों में बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं, रिजल्ट 0 होता है। यदि इसकी कोई चिंता हो सकती है तो इन्हीं धरतियों पर खड़े होकर के किया जा सकता है। अपशिष्ट के बारे में भी मेरा श्रीमान ये कहना है कि जो हिमालय क्षेत्रों का अपशिष्ट प्रबंधन एक चुनौती भरा काम है। अपशिष्ट प्रबंधन के साथ साथ स्वच्छता सुनिश्चित करने के नए प्रावधान लाने पड़ेंगे, और जो कूड़ा करकट को अलग अलग ढंग से वर्गीकृत करने की प्रक्रिया हम
हमको उस स्थान पर भी अपनानी पड़ेगी, क्योंकि हिमालय का प्रदूषण और हिमालय की इस तरीके की जो भी अवशिष्ट हैं उसे हर कीमत पर मुक्त करना पड़ेगा। श्रीमान, वो हिमालय का जो क्षेत्र है, ये वाला जो मैंने कहा था, आज सुबह माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जब चर्चा कर रहे थे तो एक प्रश्न के उत्तर में श्रीमान उन्होंने कहा जो चीन से दवाइयां आती हैं वो लगभग 600-700 करोड़ रुपए के मैंने देखा उसमें है, और जो जड़ी बूटियां आती हैं यदि उसको तमाम उसको देखा जाए तो अरबों रुपया हम चीन से यहां पर कर रहे हैं। हमको चीन को देना चाहिए था श्रीमान, ये उल्टा हो रहा है। और इसलिए उल्टा हो रहा है श्रीमान क्योंकि इस दिशा में कभी गंभीरता से विचार किया ही नहीं गया। हमारी जड़ी बूटियों को श्रीमान चीन पेटेंट कर रहा है, हमारी चीजों को चीन और अन्य जर्मनी पेटेंट कर रहा है श्रीमान, और हम हाथ पे हाथ रख करके बैठे हुए श्रीमान। इसलिए मेरी चिंता का विषय श्रीमान, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार बहुआयामी तरीके से काम कर रही है, इस दिशा में विचार की जरूरत है, देश की आवश्यकता है श्रीमान। केवल इतना ना देखा जाए कि हिमालय राज्यों की जरूरत है, ये पूरे देश की और दुनिया की जरूरत है। और इसलिए जो आयुषो हो वेदा आयुर्वेद है श्रीमान, उस आयुर्वेद ने तो पूरी दुनिया का तन ठीक किया है। हमारे पास संजीवनी बूटियां हैं, दुनिया का आदमी खोखला हो गया श्रीमान, 25 साल का नौजवान अपने हृदय को पकड़े बैठा हुआ है और 16 साल का युवा जो है तमाम बीमारियों का शिकार हो गया है, मधुमेह बीमारी जैसी उसको आ गई है। तो जब हमारे पास पूरी दुनिया को ठीक करने का अपने पास तंत्र है श्रीमान, तो आखिर उसको क्यों ना विकसित किया जाए, क्यों ना ऐसी नीति बनाई जाए कि हम आयुर्वेद की उन जड़ी बूटियों के आधार पर उसका उत्पादन भी हो, उसका दोहन हो। और श्रीमान, मैं समझता हूं अकेले आयुर्वेद, चाहे टाइफाइड है, चाहे कैंसर है, चाहे अस्थमा है, चाहे निमोनिया है, जो घुटनों का दर्द है, बुखार है, खांसी, मधुमेह, डिप्रेशन, ये मलेरिया, लीवर की तो श्रीमान आपको मालूम है कि लीव 52 ये पूरी दुनिया में किसी भी यदि लीवर से संबंधित करना हो तो लीव 52 कोई भी चाहे एमबीबीएस का डॉक्टर भी लिखता है। और अकेला सर्वाधिक मैं उत्तर प्रदेश में मंत्री था श्रीमान, वो देहरादून में वो लीव 52 को बनाने वाली वो कंपनी प्रदेश का सबसे बड़ा इनकम टैक्स देती थी। तो एक अकेली एक दवा ने सारे विश्व में अपना स्थान स्थापित किया। हमारे पास तो सभी कुछ है। हम श्रीमान, भारत में 45,000 से भी अधिक जो जड़ी बूटियां पाई जाती हैं श्रीमान, उनका व्यवस्थित दोहन करने की जरूरत है। जल विद्युत की भी यदि उस दिशा में श्रीमान हम देखेंगे तो भारत की कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता श्रीमान 1 लाख मेगावाट से भी अधिक है, और उत्पादन कितना हो रहा है 39,788.40, ये इतना मेगावाट केवल उत्पादन हो रहा है श्रीमान। ये जो हिमालय की बेल्ट है ये देश के लिए उर्वरा धरती है श्रीमान, और इसलिए चाहे मुख्यतः जो सतलुज जल विद्युत परियोजना, टीएचडीसी है, एनटीपीसी है, एनएचपीसी आदि की योजनाएं सब हिमालय क्षेत्र में है। दुनिया में जल विद्युत उत्पादन करने की संभावनाओं को देखते हुए श्रीमान, भारत विश्व का 5वें नंबर का देश है श्रीमान, अभी 35वें स्थान पर है, लेकिन जल विद्युत करने की दिशा में सारे विश्व का 5वें स्थान पर अपना देश आ सकता है यदि इस हिमालय की बेल्ट को केवल सुरक्षित, संरक्षित और व्यवस्थित किया जाए और उसकी नीति बनाई जाए और उसका नियोजन ठीक तरीके से स्थापित किया जा सके श्रीमान। और इसलिए मैं ये भी चाहता हूं श्रीमान, ये जो हरित क्रांति का करने का अभी जो हिमाचल में जो गोविंद सागर डैम है बिलासपुर में श्रीमान, और ये भाखड़ा जो परियोजना है वो हरित क्रांति भी किया उसने, वो तमाम हरित क्रांति करने की संभावनाएं इन स्थानों पर हैं। और इसलिए अकेला उत्तराखंड की जो जल विद्युत की संभावनाएं श्रीमान 75,000 मेगावाट, ये तो 25,000 मेगावाट तो अकेले उत्तराखंड में, हिमाचल में 25,000 से भी अधिक है, जम्मू कश्मीर में भी 25,000 मेगावाट से, अकेले यदि तीनों को देखा जाए तो 80,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की तो क्षमता इन तीनों राज्यों में श्रीमान। फिर ऐसी स्थिति में सरकार चुप क्यों बैठे श्रीमान, क्यों ना एक काउंसिल बनाकर इसकी नीति बना करके देश के विकास में इन सभी चीजों को एक मुख्य तरीके से लाया जाए। पौराणिक दिशा में भी यदि श्रीमान देखा जाए तो मैं ये समझता हूं कि ये क्षेत्र, मैं उत्तराखंड से आता हूं श्रीमान, वेद पुराण उपनिषदों का जन्मदाता है, वो संस्कृत का भी जन्मदाता है, वो आयुर्वेद का भी जन्मदाता है, वो श्रीमान गंगा भी स्वर्ग से उतर करके उसी धरती पर सारे विश्व के कल्याण के लिए आती। और गंगा का कितना महत्व है श्रीमान, उस दिन अभी डॉक्टर साहब नहीं है यहाँ पर, उन्होंने चर्चा की थी, जब मैंने गंगा की बात की तो मैंने कहा, उन्होंने कुछ आपत्ति जताई थी,
तो मैंने कहा था गंगा का जल अमृत जल है श्रीमान, यह वैज्ञानिक विश्लेषण है। कभी गंगा का जल कभी सड़ता नहीं है। आप उस परिप्रेक्ष्य में देखिए गंगा को। मुझे आपके आशीर्वाद से 2010 कुंभ आयोजित करने का मौका मिला था, मेरा सौभाग्य था, मैं मुख्यमंत्री था उस समय। 150 देशों से भी अधिक के लोग आकर के 8.5 करोड़ लोगों ने जो है गंगा का स्पर्श किया। इंडोनेशिया जैसा देश जो मुस्लिमों का सबसे बड़ा देश है, सर्वाधिक लोग आए, उनके राजदूत आए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि वो हमारी संपत्ति है, वो स्वच्छता के रूप में उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। और गंगा की एक बूंद पानी श्रीमान हजारों व्याधियों से लड़ने की ताकत रखती है। इसलिए पूरी दुनिया के लोग जब भी बच्चा पैदा होता था उसके मुंह में एक बूंद पानी डालते थे, और जब भी वो इस संसार से विदा होता था, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो श्रीमान, उसमें भी जाते समय उसके मुंह में एक बूंद जल दिया जाता था। ये आज के नहीं, लाखों वर्ष हजारों वर्ष पहले से ये परंपरा रही श्रीमान। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ये शांति और आध्यात्म का विश्व का केंद्र है श्रीमान, जहां देश की संस्कृति का प्राण है। बहुत सारे बौद्ध धर्म और मठ यहाँ है हिमालय में। विश्व 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, और उधर हेमकुंड साहिब है श्रीमान, और इधर जो है पीरान कलियर है। श्रीनगर में स्थित हजरत बल भी यहीं पर इन्हीं हिमालय के राज्यों में है। अलकनंदा, भागीरथी सहित तमाम ऐसी पवित्र नदियां यहाँ हैं। पीरान कलियर का मैंने श्रीमान जिक्र किया है। और कैलाश पर्वत 6338 मीटर पर स्थित कैलाश पर्वत, यहाँ बौद्धों का सबसे बड़ा स्थान है श्रीमान। केदारनाथ की जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो इसी स्थान पर हैं। और लाहौल स्पीति जिला स्थित गोपा, ये 13,668 फीट पर स्थित है श्रीमान, वो भी इसी क्षेत्र में है। लद्दाख स्थित हेमिस और थिप्से बौद्धों के प्रमुख मठ हैं श्रीमान। हमारे हिमाचल के भी हमारे मित्र आ गए हैं, इन्होंने भी पिछली बार बहुत चिंता की थी। और श्रीमान इसलिए मैं कह रहा हूं कि चाहे वो शिमला का क्षेत्र हो चाहे इस क्षेत्र हो, मैं बहुत विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूं श्रीमान, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, इसके आध्यात्मिक किसी भी क्षेत्र से श्रीमान, इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस हिमालय का एक अलग सा मंत्रालय हो। जब तक मंत्रालय नहीं होता तब तक ये काउंसिल बने, ताकि उसकी नीतियां बने और नीतियां बन करके उसका कार्यान्वयन हो सके। आपने मुझे समय दिया श्रीमान, मैं आपका बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।